स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के तरफ। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड तक देख लिया था, मिस चाइन और जिन्वू को देखकर जिन्वू के बाकी सभी जो सोल्जर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है, लेकिन इग्रीस वो तो अपने मन में कुछ और ही सोच रहा था और वहीं पे हमारा लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में इग्रीस अब अपने मन की बात बताता है और वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हमको सब कुछ दिखाता है। तो एक्चुअल में जब जिन्वू और इग्रीस की फर्स्ट टाइम फाइट हुई थी तो सारा जो पॉइंट ऑफ व्यू था हम लोगों ने जिन्वू की तरफ से देखा था, लेकिन इस बार जो कुछ भी हो रहा था वो इग्रीस की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि एक्चुअल में जब इग्रीस जिन्वू से लड़ रहा था तो उसके मन में क्या चल रहा था। इग्रीस बताता है कि वो अपने करंट किंग यानी जिन्वू से फर्स्ट टाइम उस जगह पर मिला था जिस जगह को उसके प्रीवियस किंग ने बनाया था। तो दोस्तों असल में इग्रीस जिन्वू से पहले ऐशबॉर्न के लिए काम किया करता था। तो असल में वो ऐशबॉर्न ही था जिसने कि इग्रीस को जिन्वू से लड़ने के लिए भेजा था। आगे बताता है कि असल में मेरा काम था कि जो इंसान इस जगह पर आएगा मेरे को उसका टेस्ट लेना है, क्योंकि मेरे प्रीवियस किंग ने यानी कि ऐशबॉर्न ने मेरे से कहा था वो जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये जो इंसान है क्या वो उनके वेजल बनने के लायक है या नहीं। और मैं ये जानता था कि मेरे किंग के द्वारा दिया गया ये जो ऑर्डर है वो मेरे लिए आखिरी था। हालांकि मैं उनसे कह सकता था कि ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। और रूलर्स को माफ कर देने के बाद मेरे किंग ने लड़ाई में अपना इंटरेस्ट ही खो दिया। वो नहीं चाहते थे कि लड़ाई अब इतनी लंबी चले। और जब मेरे को पता चला कि एकदम से उनको एक इंसान के ऊपर इतना ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं इस बात को लेकर श्योर था कि ऐसा करने के पीछे उनके पास बहुत ही अच्छा रीजन होगा। उनका जरूर कोई ना कोई प्लान होगा कि उसको एक मामूली इंसान के अंदर इतना इंटरेस्ट आ रहा है। और मेरे किंग का जो कमांड्स था मेरे लिए वो पत्थर की लकीर थी। मुझे किसी भी हालात में उसे मानना ही था। और जैसा कि मेरे किंग ने मेरे को ऑर्डर दिया था कि मेरे को एक इंसान की एबिलिटी का टेस्ट लेना है, और मैंने उनसे किसी भी चीज को लेकर सवाल नहीं किया कि आखिरकार उनका क्या इंटेंशन है था कुछ करने के पीछे, और ना ही मैंने उनके डिसीजन के ऊपर सवाल उठाया। मैंने सिर्फ उनका ऑर्डर फॉलो किया जो कि उन्होंने मेरे को दिया था। और फिर मैं उस जगह पर था जहां पर मेरे को उस इंसान की एबिलिटीज का टेस्ट लेना था। साथ ही में मेरी जो ज्यादातर पावर्स थी उसको सील कर दिया गया था। और फिर इग्रीस जिन्वू का इंतजार कर रहा होता है उससे लड़ाई करने के लिए, उसकी एबिलिटी का टेस्ट लेने के लिए। इग्रीस अपने मन में सोचते हो कहता है ओ तो इंसान इस जगह को डंजन्स कहते हैं, और मैं अपने किंग से मिलने से पहले कुछ ऐसा दिखता था। मैं जानता हूँ कि एटर्नल स्लमर की जो दुनिया है उसके पास लिमिटलेस पावर है, लेकिन फिर भी मैं इस चीज के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि इस पूरी जगह को इतनी बेहतरीन तरीके से रिक्रिएट किया गया है। यहाँ तक कि यहाँ के जो माहौल है वो भी मेरे को बिल्कुल अजीब नहीं लग रहा है। तो एक्चुअल में जो इग्रीस था इससे पहले एटर्नल स्लमर की जो दुनिया थी वहां पे रहता था जहां पर उसको ऐशबॉर्न ने रखा था। और जैसा कि इग्रीस इंसानों की दुनिया में आया था तो इस जगह को इस तरीके से क्रिएट किया गया ताकि इग्रीस को कोई भी परेशानी ना हो, क्योंकि उसके लिए तो ये जगह एकदम नई है। इग्रीस आगे कहता है कि इस चीज को लेकर मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस था कि आर्किटेक्ट ने मेरे किंग की पावर का इस्तेमाल करके यहाँ की जो चीजें हैं उसको एकदम एक्यूरेट और बेहतर बनाया है। और इस प्रकार की जो चीजें हैं और इस प्रकार के जो लेवल हैं वो एक इंसान को इतना बेहतरीन तरीके से उसके बॉडी को शेप देंगे, उस तरीके से इंसान की बॉडी को बनाएंगे ताकि वो मेरे किंग की पावर को अपने शरीर के अंदर होल्ड कर सके। सामने जो सिंहासन होता है उसके ऊपर जाकर बैठता है और उस पर बैठकर जुनू का इंतजार कर रहा होता है। और तभी उसको जुनू की आने की आहट आती है और बड़े मन में सोचते हो कहता है तो वो यहाँ पर आ चुका है। मैं सेंस कर सकता हूँ कि वो दरवाजे के पीछे आ चुका है। आजा इंसान आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और तभी इग्रीस एकदम से कहता है अरे शायद ये मैं क्या कर रहा हूँ, शायद मैं काफी ज्यादा एरोगेंट बिहेव कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरे को इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए। और वो तुरंत उस सिंहासन से खड़ा हो जाता है। वो अपने मन में सोचते हो कहता है कि जिस इंसान की एबिलिटी का मेरे को टेस्ट लेना है उसके अंदर मेरे किंग की कुछ सेंस है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे को इस थ्रोन के ऊपर बैठना चाहिए। तभी जिन्वू की वहां पर एंट्री होती है और फिर इग्रीस छिप जाता है। जिन्वू सामने सिंहासन देखता है जो कि खाली था। अब जिन्वू सोच रहा था कि यहाँ पर कोई है भी या नहीं, और उसके सामने वही थ्रोन था जिस पर कोई भी नहीं था। अब जिन्वू यहाँ पर सोच रहा होता है कि तभी
तभी हम लोग इग्रीस को देखते हैं जो कि एक पिलर के बगल में छिपा हुआ था और वो जिन्वू को ही देख रहा था। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि क्या ये वही है जिसको कि मेरे किंग ने चुना है, और अब मैं इससे पूरी ताकत के साथ लड़ूंगा। मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं इस लड़ाई को इजी करूं, मैं इससे पूरी ताकत से लड़ूंगा। और अगर मेरे को लगा कि ये इंसान मेरे किंग के वेजल के लायक नहीं है तो मैं इसको मार दूंगा। और फिर इग्रीस जिन्वू के सामने आता है, द नाइट कमांडर इग्रीस द रेड। और फिर इग्रीस कहता है तो ठीक है, अब इसके टेस्ट लेने की बारी आ गई है। और वो उस थ्रोन के आगे आ जाता है अपनी स्वॉर्ड लेकर, और अपने मन में सोचते हुए कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम इस थ्रोन के ऊपर बैठने के लायक हो भी या नहीं। और फिर इन दोनों की बैटल शुरू हो जाती है, इग्रीस बताता है। और फिर इसके बाद हमारी बैटल शुरू होती है, लेकिन इस बैटल का परिणाम रिजल्ट वो डिसअपॉइंटिंग था, और उस इंसान के पास किसी भी प्रकार की कोई टैलेंट या स्किल नहीं था कि वो मेरे कमजोर वर्जन को भी हरा पाए। वो मुश्किल से ही मेरे स्वॉर्ड के अटैक को डॉज कर पा रहा था, लेकिन और फिर जिन्वू अपना वीपन साइड करता है और वो फैसला करता है कि वो इग्रीस से अपने हाथों से ही लड़ेगा। इस चीज को देखकर तो इग्रीस अपने मन में सोचते हुए कहता है कि कहीं ये मेरे को अपने हाथों से तो हराने की तो नहीं सोच रहा है। और फिर इग्रीस भी तैयार होता है जिन्वू से पूरी तरीके से लड़ने के लिए और उसको खत्म करने के लिए। इग्रीस अपने मन में सोचते हुए कहता है कि एक इंसान के तौर पर तो मैं तुम्हारी बहादुरी को एडमिट करता हूँ, मानता हूँ। मैं इसकी आंखों में जो डिटर्मिनेशन है उसको देखकर काफी ज्यादा मेरे को अच्छा लगा, लेकिन क्या ये उस स्किल के लायक है? और फिर इग्रीस भी अपने जो स्वॉर्ड होता है उसको साइड में रख देता है और वो भी जिन्वू से अपने ही हाथों से लड़ने के लिए तैयार होता है। और वो जिन्वू तरफ काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा होता है। अपने मन में सोचते हो कहता है, शायद तुम मेरे किंग की शरीर के लिए लायक नहीं हो, तुम मेरे किंग के पावर के वेजल बनने के लायक नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हारे डिटर्मिनेशन को मेरे को तुम्हारी डिटर्मिनेशन अच्छी लगी। लेकिन और फिर वो जिन्वू के ऊपर काफी ज्यादा तेजी से एक हिट करता है, जिसकी वजह से जिन्वू बहुत ज्यादा दूर जा गिरता है। और इग्रीस कहता है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, और आखिरकार इस जैसा इंसान जो कि इतना ज्यादा कमजोर है मेरे किंग के वेजल के लायक ही नहीं है। आखिरकार ये मेरे किंग के वेजल के लायक कैसे हो सकता है? गिव अप कर दो तू कमजोर इंसान। और वो जिन्वू की काफी गंदी वाली पिटाई करता है, और वो फिर से जिन्वू को एक पंच मारता है, जिसकी वजह से जिन्वू उड़ता हुआ जाता है और उस थ्रोन पर जाके गिरता है। इग्रीस जिन्वू की तरफ देखते हुए कहता है कि तू इस थ्रोन के लायक ही नहीं है तू इस गद्दी के लायक। तो ठीक है, मैं तेरे को एक मौत देता हूँ, अब मरने के लिए तैयार हो जा। और वो जिन्वू के पास जाता है और अपनी स्वॉर्ड को अपनी पावर का इस्तेमाल कर कर अपने पास बुलाता है ताकि वो जिन्वू का सर काट कर उसको मार सके। तो ये वाला जो सारा सीन था ना, हम लोगों ने एक्चुअल में देख रखा है और हम लोगों को सब कुछ मालूम भी है, लेकिन हम लोग को इग्रीस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मालूम है। और फिर इग्रीस कहता है कि पहली बार और आखिरी बार मैंने महसूस किया कि मेरे किंग फेल हो गए, और अगर ये इंसान उनकी पावर को एब्जॉर्ब करने के लायक ही नहीं है तो इसका मतलब तो यही है कि मेरे किंग अभी भी एक मुनार्च रहेंगे कुछ और समय तक। और फिर वो जिन्वू के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ठीक है, मैं तेरा सर काट कर तेरे को एक बिना दर्द की मौत दूंगा, वो भी तुरंत। लेकिन इग्रीस ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि जिन्वू ने उसकी स्वॉर्ड ही पकड़ ली है। इग्रीस अपने मन में सोचते हुए कहता है कि लेकिन इसके बाद तो कुछ अलग ही चीज स्टार्ट हुई। इग्रीस कहता है कि ये देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हुआ कि उसने सिर्फ मेरी स्वॉर्ड को ही ब्लॉक नहीं किया, उसने सिर्फ मेरी स्वॉर्ड ही नहीं पकड़ी, बल्कि उसने इस अंत समय में अपने मौत के एकदम करीब समय में भी उसने गिव अप करने से मना कर दिया। ये चीज देखकर मैं बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हुआ, क्योंकि वो इस समय एक ऐसी सिचुएशन में था कि बस अब वो मरने ही वाला है, लेकिन उसने गिव अप करने से मना कर दिया। और फिर क्या, हम लोग को तो मालूम ही है। फिर उसके बाद जिन्वू एक स्माइल देता है और फिर इग्रीस की काफी अच्छी पिटाई होती है, और फिर फाइनली जिन्वू इग्रीस को मार देता है। इग्रीस कहता है कि मैं हार गया। कि क्या सच में मैं हार गया एक ऐसे इंसान से जो कि मेरे से ज्यादा कमजोर है? लेकिन मैं उसकी आंखों में देख सकता था ना हार मानने की वो डिटर्मिनेशन। और मैंने सोचा था कि मैं इसकी पावर का इस्तेमाल मैं टेस्ट करूंगा कि आखिरकार इसके पास कितनी बेहतरीन एबिलिटीज है, और देखना चाहता था कि आखिरकार क्या सच में
ये मेरे किंग के वेजल बनने के लायक है। और इसीलिए मुझे लगा कि मैं शायद इसे जीत जाऊंगा, क्योंकि स्किल के मामले में भी मैं इससे काफी अच्छे ऊपर लेवल पे था। लेकिन मैं फिर भी हार गया। क्या ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो मेरे गार्ड थे, जो मेरे बाकी सैनिक थे, वो हार गए? और शायद ये कोई एक मिरेकल था, एक ऐसा मिरेकल जो कि शायद इंसान की डिटर्मिनेशन के आगे, इंसान के दृढ़ निश्चय के आगे, पता नहीं ये क्या था। मुझे नहीं पता कि इस चीज को लेकर मैं खुश हूँ कि मेरे किंग ने जो चॉइस की थी वो सही थी, या मैं दुखी हूँ कि मैं एक मामूली इंसान से हार गया और अब मैं उसका सर्वेंट बन गया। और फिर जिन्वू इग्रीस को भी अपने शैडो सोल्जर में ऐड कर लेता है। इग्रीस आगे बताता है कि हम दोनों साथ में काफी सारी बैटल लड़ी और वो मेरे लिए अच्छे ही थे। तो इस टाइम जिन्वू की बात कर रहा होता है, वो मेरे मास्टर थे, मेरे दोस्त थे और मेरे कॉलीग थे। हम दोनों ने साथ में ना जाने कितनी सारी बैटल लड़ी, और उस बैटल के साथ साथ मेरी जो लॉयल्टी थी वो भी बढ़ती गई, वो भी और भी ज्यादा डीप होती गई। हालांकि मैं अपने जो ओल्ड मास्टर थे यानी कि ऐशबॉर्न, उनको मैं बहुत ही कम मिस करने लगा, लेकिन मैं इस चीज को लेकर अवेयर था कि मैं उनको धीरे धीरे भूल रहा हूँ। और जैसे जैसे मैं और मेरे नए किंग हम लोग लड़ाई करते गए, और फिर धीरे धीरे मैं अपने नए किंग को एक्सेप्ट करने लगा। और फिर उसके बाद जो ओरिजिनल आर्मी ऑफ शैडो थी वो डायमेंशन रिफ्ट में हमारे को ज्वाइन करती है, यानी कि बेलियन की आर्मी, और मेरे किंग और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। हालांकि बाकी सभी जो सोल्जर्स थे वो मेरे भाई की तरह ही थे, जिसको कि मेरे भाई की तरह मेरा दोस्त बेलियन उनका लीडर था। लेकिन हम लोगों की मिलने की जो खुशी थी वो ज्यादा समय तक नहीं रही, और आखिरकार बेलियन भी अपने लॉयल लेकिन बेकार रूममेट से प्रभावित हो गया। और फिर बेलियन इग्रिस से बोलता है, अरे अरे उस ब्लैक फ्लैग को देखो, तुमको नहीं लगता कि वो हमारे किंग का जो कैसल है उसके टॉप पर होना चाहिए? इग्रिस कहता है, क्या सही में तुम सीरियस हो क्या? इग्रिस आगे बताता है कि जब बेलियन ने बेरू को पीटा तो मुझे उसकी हार पर थोड़ी खुशी हुई, लेकिन और फिर बेरू कहता है, हे ये फ्लैग हमारे किंग के लिए है क्या? और फिर इग्रिस कहता है, और मेरे नए मास्टर का इस बात को लेकर कुछ ऐसा रिएक्शन था जिसपे जिन्हू कहता है, बहुत हुआ बेरू, पर माय किंग, हाँ ठीक है, अपना सर जमीन में डाल लो, जाओ। और आखिरकार वो फ्लैग किसने लगाया है? और फिर क्या, बेलियन भी अपना सिर जमीन में डाल देता है, क्योंकि ये बेलियन का ही आइडिया था ना। जिसपे जिन्वू कहता, ओ तो ये तुम्हारा आइडिया था। इग्रिस आगे बताता है, और फिर जल्द ही हम लोगों ने अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल कर कर मोनार्च से लड़ाई की। हम लोग भी तैयार थे मोनार्च से लड़ने के लिए। हमारे मास्टर भी इस युद्ध में काफी ज्यादा बेहतर हो जाएंगे, साथ ही में वो काफी ज्यादा स्ट्रांग भी हो जाएंगे। और यहाँ तक कि द कप ऑफ रेनकार्टिनेशन का इस्तेमाल करने के बाद भी, समय को पीछे ले जाने के बाद भी, जो वॉर थी वो कंटिन्यू रही, और हम लोग लगभग 30 साल तक लड़े, और फिर हमने अपने दुश्मनों को खत्म कर दिया, और सिर्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ आर्मी बची थी, और फिर हम लोगों ने उनको भी खत्म कर दिया। मुझे अपने नए किंग के साथ समय बिताने में, उनके साथ रहने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने लगा, और मेरे को अपने प्रीवियस किंग के तो थॉट्स भी नहीं आते थे। मुझे नहीं पता कि ऐसा कब हुआ, लेकिन जब ऐसा हुआ तो कुछ समय बाद मेरे दिमाग से, मेरे थॉट से, मेरे प्रीवियस किंग की जो यादें थे वो पूरी तरीके से मिट गईं। और फिर इग्रीस वो सारी चीजें बताता है जो भी उसके साथ हुई थी, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस एपिसोड्स में देख लिया था। इग्रीस बताता है कि ग्रिड और आयरन नई दुनिया में अपने इंसानी शरीर में दोबारा से आ गए थे, लेकिन मैं अपने किंग के साइड में तब भी था। और मेरे करेंट किंग के बारे में मेरा कुछ ऐसा मानना है, मैं हूँ नाइट, माई मास्टर स्वॉर्ड, और दो पंखों में से एक जो कि आर्मी ऑफ शैडो को लीड करती है। और इग्रीस हम लोग को एक और सीन के बारे में बताता है। तो एक्चुअल में जब जिन्वू का कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम था, जब उसकी जिन्वू तैयारी कर रहा था, तो जो इग्रीस था वो जिन्वू की भी मदद कर रहा था। और जब एक बार जिन्वू एक सवाल को गलत कर देता है तो इग्रीस जिन्वू को बताता है कि प्रॉब्लम 14 के लिए पहला आंसर ठीक है, ना कि सेकंड आंसर। तो ये यहाँ पर एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो उसकी बात कर रहा है। हाँ पता है यार, आपके भी एग्जाम में आने लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है, जिन्वू के एग्जाम में भी आता है, ठीक है। जिसपे जिन्वू इग्रीस से कहता, ओ अरे हाँ ठीक है, ये तो सही है, थैंक यू। इग्रीस अपनी तारीफ करते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि बाकी सभी लोग तो मेरे किंग को असिस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, और ये मेरे को देखो, मैं इनकी मदद कर रहा हूँ। ग्रैंड मार्शल बेलियन, और उसकी सिर्फ एक ही एडवांटेज है, जो कि है उसका पहाड़ जैसा शरीर। और मार्शल बेरू जो कि होशियार है, लेकिन अंत में है तो वो एक इंसेक्ट ही ना। और एक मैं जो कि नाइट एकेडमी से काफी बेहतरीन ग्रेड्स के साथ ग्रेजुएट हूँ, और इसीलिए
इसीलिए मैं एक लौता हूँ जो कि अपने किंग की हेल्प कर रहा है उनके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। और तभी जिन्वू इग्रीज से कहता है, लेकिन मेरी मैथ के बुक के पीछे यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, इसमें कह रहा है कि 14 का पहला आंसर ही ठीक है। ओह, तो जिन्वू भी यही मैथ की बुक इस्तेमाल करता है। हाँ 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 भाई, पीछे लिखा होता है, पीछे बुक के पीछे ना सारे आंसर लिखे होते हैं। और फिर इग्रीज फटाक से बुक को खोल के देखता हुआ कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। जिसपे जिन्वू उससे कहता है कि तो क्या तुम अपनी जिंदगी दांव पे लगाओगे कि यह आंसर करेक्ट है कि नहीं। इग्रीज कहता है हाँ देखता हूँ देखता हूँ। और फिर इग्रीज काफी ज्यादा तेजी से बुक के पेज मतलब पीछे जाता है बुक कर, वहां पे चेक करता है, कहता है अच्छा अच्छा, मेरे को लगता है कि मेरे को थोड़ी और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। ठीक है ठीक है ठीक है माई किंग, मैं थोड़ी और ज्यादा मेहनत करूंगा और फिर मैं आपकी हेल्प करूंगा। और मैं एक नाइट किंग हूँ और मेरे किंग की बैटलफील्ड मेरी बैटलफील्ड है। और क्योंकि अब ये एक नए बैटलफील्ड में कदम रख चुके हैं तो लगता है कि इनके वो बेहतरीन दिन वापस आ चुके हैं और इनके ये बेहतरीन दिन इसी तरीके से कंटिन्यू रहे। और फिर इसके बाद हम लोगों को एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिन्वू के फादर का। चिंता मत करो, मैं स्टोरी नहीं बताऊंगा, स्टोरी तो अपन लोगों को पता ही है ना। तो जिन्वू जिस तरीके से अपने फादर से मिला वो सारी की सारी स्टोरी दोबारा से बताई जाती है। तो मैं डायरेक्टली पॉइंट पर आ जाता हूँ। तो ये उस दिन की बात है जब जिन्वू दोबारा से आंख खोलता है टाइमलाइन को पीछे ले जाने के बाद। और जब वो सुबह उठकर आता है तो अपनी पूरी फैमिली को देखता है जहाँ पर उसके फादर भी थे और अपने फादर को देखकर उसके आंखों में आंसू हो जाते हैं। और फिर जिन्वू के फादर को छोड़कर बाकी जो लोग होते हैं वो जिन्वू को चुप करवाते हैं। अरे बेटा चुप हो जाओ, मेरा बेटा चुप हो जाओ बाबू। अरे भैया आप चुप हो जाओ ना, आप क्यों रो रहे हो, कुछ इस तरीके से यार। और जिन्वू के फादर बस जिन्वू को ही देख रहे होते हैं और तभी वो अपनी आंखें बंद करते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फ्रस्ट्रेशन में अपने हाथ में जो न्यूज़पेपर पकड़ा हुआ होता है उसको बहुत तेजी से दबाने लगते हैं और न्यूज़पेपर में ही अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने लगते हैं। जिन्वू की मॉम तो अपना खाना बनाने में दोबारा से लग गई होती हैं और जिन्वू की सिस्टर अपने फादर को देख रही होती है। अरे फादर रोज तो न्यूज़पेपर को नहीं खाते हैं, आज क्यों खा रहे हैं। और जिन्वू तो अपना साइड में निकल गया था, रो गया था ना बेचारा, तो मुंह धोने के लिए। और फिर हम जिन्वू के फादर को देखते हैं जो कि कैफे में आए हुए होते हैं, कैफे नहीं सॉरी कॉफी शॉप पे आए हुए होते हैं। अरे रुको यार, होटल पे आए हुए होते हैं, अरे किसी से मिलने के लिए आए होते हैं यार। जिन्वू के फादर यहाँ पर एक्चुअल में उस इंसान से मिलने के लिए आए थे जो कि जिन्वू को फर्स्ट टाइम मिला था। तो एक्चुअल में जो बंदा है वो रूलर्स का मैसेंजर है। तो अभी सीन ये है ना कि इन लोगों के पास नेट नहीं लगा हुआ ना रूलर्स के पास और जिन्वू की दुनिया में, ताकि ये लोग व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज कर सकें। तो इसीलिए ये बंदा है, ये मैसेंजर का काम कर रहा है इस समय, ठीक है। हाँ इसके पास कोई रॉकेट वॉकेट होगी ना तो ये उड़ के जाता होगा, ठीक है, मुझे नहीं पता। तो जिन्वू के फादर उससे कहते हैं कि वैसे मेरे बेटे ने क्या डिसाइड किया, जिसपे वो बताता है कि मोनार्च ऑफ शैडो ने डिसाइड किया है कि वो अर्थ पर ही रहेंगे। वो कह रहे थे कि यहाँ पर बिताया गया हर एक पल हर एक सेकंड उनके लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है। किसके साथ बिताया गया समय वही तुम लोग दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ और बाकी लोगों के साथ यार, तुम लोग भी ना। जिसपे वो जिन्वू के फादर से आगे बोलता है कि क्या वैसे अभी भी आप जिन्वू से ये सच छुपाते रहेंगे, मेरा मतलब अपने बेटे से। जिसपे उसके फादर कॉफी पीते हुए उससे कहते हैं हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके आसपास के लोगों को ये बात याद रहे कि आखिरकार क्या हुआ था। जिसपे वो कहता ओ मैं देख सकता हूँ, जैसा बाप वैसा बेटा। हाँ हाँ, ये वैसे इसको ये बोलना चाहिए, जैसा बाप वैसा बेटा वैसा पोता। हाँ अभी आगे जिन्वू के बेटे की भी कहानी होगी ना, तो इसलिए मैंने एडवांस में बोल दिया है। वो जिन्वू के फादर को आगे बताता है कि मेरे जाने के बाद रूलर इस चीज में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में मैं ये आखिरी बारी आया हूँ। मेरे लिए काफी बेहतरीन एक्सपीरियंस था और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि आखिरकार मोनार्च ऑफ शैडो के वापस आने के बाद क्या होगा। और रूलर्स मोनार्च ऑफ शैडो यानी कि जिन्वू और आपका बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल है। वैसे क्या आपके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि शायद ये हम लोगों की आखिरी मीटिंग है, तो ऐसा कुछ जो कि मैं आपके लिए कर पाऊँ। जिसपे जिन्वू के फादर थोड़ा सा सोचते हैं और वो कहते हैं कि हाँ, और वो उसको स्माइल देते हुए कहते हैं कि तुम मेरी वो सारी की सारी मेमोरीज यादें मिटा दो जो समय पूरी तरीके से डिसअपेयर हो गया है, यानी कि जिस चीज के बारे में बाकी किसी को भी नहीं पता, तो तुम मेरी मेमोरीज भी यादें भी इरेज कर दो ताकि मुझे भी कुछ याद ना रहे। वैसे क्या ये हो सकता है। जिसपे वो कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा करना पॉसिबल है, लेकिन क्या मैं आपसे एक चीज पूछ सकता हूँ, आखिरकार आप ऐसा करना क्यों चाहते हैं। जिसपे जिन्वू के फादर कहते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा कठिन होता है कि आपको जब सब कुछ पता हो और फिर भी आप सामने वाले को इस तरीके से दिखाएं कि आपको कुछ पता ही नहीं है, और खासकर मेरे बेटे के सामने मैं इस तरीके से एक्ट करूं कि मुझे तो मानो कुछ पता ही ना हो।
जबकि मुझे सब कुछ पता है। वैसे वो इन चीजों के मामलों में काफी ज्यादा समझदार है। और साथ ही में मैं चाहता हूँ कि मैं एक नॉर्मल फादर की जिंदगी जीऊं, जो कि अपने बेटे को लेकर चिंतित हो। और मेरे लिए जिन्वू मेरा बेटा है, ना कि मोनार्च ऑफ शैडो। सो एक्चुअल में जिन्वू के फादर ऐसा इसलिए करने के लिए कह रहे थे क्योंकि जैसा कि इनको पता है कि जिन्वू बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अब वो एक मोनार्च ऑफ शैडो भी है, तो उसको हरा पाना लगभग नामुमकिन ही है। तो वो अपनी लाइफ एक फादर की तरह तो जी रहे हैं, लेकिन एक नॉर्मल फादर की तरह नहीं जी रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके बेटे को तो कुछ होने वाला ही नहीं है। तो वो चाहते हैं कि वो एक नॉर्मल फादर की जिंदगी जिए, ताकि वो अपने बेटे को लाइफ को लेकर चिंतित हो, अपने बेटे के बारे में उनको चिंता हो कि वो बाहर गया है, कब वापस आएगा, इस टाइप की चीजें। ये बात सुनकर वो जिन्वो के फादर से कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, चलिए ठीक है। और फिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और वो जिन्वो के फादर से कहता है कि जैसे ही आप इस कैफे से बाहर जाएंगे तो आपके दिमाग में, आपकी मेमोरीज में जितनी भी यादें हैं वो पूरी तरीके से इरेज हो जाएंगी। और वो वहां से जाने लगता है और जाते जाते जिन्वो के फादर से कहता है कि आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा कि आखिरकार क्या हुआ था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिन आपके लिए काफी बेहतर रहें और काफी खुशहाल रहें। और ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है और कैफे के अंदर हम लोग देखते हैं कि एक लाइट सी चमकती है और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो लाइक तो आप लोगों को पता ही है कर देना। और अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो नहीं कर रखा है तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप लोग फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और कुछ नए मेंबर्स ने हमारे चैनल को ज्वाइन किया है, उन लोगों का नाम आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। सभी लोगों को थैंक्स। मिलता हूं मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।